नमस्कार। तो आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में चलने वाले हैं जो सिर्फ एक उपन्यास नहीं बल्कि एक ऐसी चेतावनी है जो आज भी उतनी ही सच्ची और डरावनी लगती है जितनी उस वक्त थी। ये है जॉर्ज ऑरवेल का कालजयी उपन्यास 1984। सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में, एक देश जिसका नाम है ओशियानिया। यहाँ हर चीज पर सिर्फ एक ही सत्ता का कंट्रोल है, जिसे कहते हैं पार्टी। हर दीवार पर एक ही चेहरा है, बिग ब्रदर, और हर कोने में एक ही लाइन लिखी है। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये इस दुनिया की सबसे खौफनाक सच्चाई है। यहाँ हर घर में, हर गली में एक टेली स्क्रीन लगा हुआ है, और ये कोई आम टीवी नहीं है। ये आपको दिखाता तो है ही, साथ ही हर पल, हर सेकंड आपको देखता और सुनता भी है। आप कभी अकेले नहीं हो सकते। मतलब प्राइवेसी, ये शब्द तो जैसे इस दुनिया की डिक्शनरी में है ही नहीं। अब ऐसी घुटन भरी दुनिया में हमारी मुलाकात होती है विंस्टन स्मिथ से। वो कोई हीरो नहीं है, बस एक आम सा आदमी जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ यानी सत्य मंत्रालय में काम करता है। और मजे की बात यह है कि इस जगह का नाम ही अपने आप में एक मजाक है। तो विंस्टन का काम क्या है? उसका काम है इतिहास को मिटाना और फिर से लिखना। अगर पार्टी आज कहती है कि कल बारिश नहीं हुई थी, तो विंस्टन का काम है कि वो सारे पुराने रिकॉर्ड्स को बदल दे ताकि ये साबित हो जाए कि बारिश कभी हुई ही नहीं थी। यहाँ सच वो नहीं जो होता है, सच वो है जो पार्टी तय करती है। पर विंस्टन वो उस झूठ के दलदल में अंदर ही अंदर घुट रहा है। उसे महसूस होता है कि कहीं तो कोई असली सच्चाई है जिसे सबसे छिपाया जा रहा है। और फिर एक दिन वो एक ऐसा काम कर बैठता है जिसकी सजा सीधी मौत है। वो छिपकर एक डायरी खरीदता है और उसमें अपने असली ख्याल लिखने लगता है। और ये इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि यहाँ है थॉट पुलिस, विचार पुलिस, जो आपके कामों को नहीं, आपके दिमाग में चल रहे ख्यालों को पकड़ लेती है। तो एक तरफ विंस्टन के अंदर ये बगावत की चिंगारी सुलग रही है, और तभी उसकी जिंदगी में एंट्री होती है जूलिया की, जो एक उम्मीद की किरण जैसी है। अब जूलिया भी पार्टी की मेंबर है। बाहर से तो एकदम पक्की फॉलोअर लगती है, पर अंदर से वो भी इस पूरे सिस्टम से उतनी ही नफरत करती है। और एक दिन वो चुपके से विंस्टन के हाथ में एक छोटा सा नोट थमा देती है जिस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे। और यहीं से एक बहुत ही खतरनाक पर उतनी ही खूबसूरत कहानी शुरू होती है। हाँ, इस दुनिया में प्यार करना भी एक जुर्म है। क्यों? क्योंकि पार्टी चाहती है कि लोगों की सारी वफादारी, सारा प्यार सिर्फ और सिर्फ बिग ब्रदर के लिए हो। पर विंस्टन और जूलिया वो रिस्क लेते हैं। वो चोरी छिपे एक पुराने से कमरे में मिलते हैं, और वो कमरा उनकी अपनी छोटी सी आजाद दुनिया बन जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, या शायद उन्हें ऐसा लग रहा था, क्योंकि उनकी इस छोटी सी खुशी पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। और इस खतरे का नाम है ओब्रायन, पार्टी का एक बहुत ही पावरफुल और रहस्यमयी सदस्य। विंस्टन को न जाने क्यों ओब्रायन को देखकर लगता है कि ये आदमी भी हमारी ही तरह है, ये भी पार्टी के खिलाफ है। ओब्रायन इस भरोसे को और पक्का कर देता है। वो उन्हें द ब्रदरहुड नाम के एक सीक्रेट रेवोल्यूशन का हिस्सा बनने के लिए बुलाता है। विंस्टन और जूलिया को तो जैसे अंधेरे में रोशनी की किरण मिल गई हो। लेकिन वो रोशनी नहीं, एक जाल था, एक बहुत बड़ा धोखा। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे आखिरी गलती होने वाली है। और फिर वो दिन आता है, वो अपने उसी सीक्रेट कमरे में है कि तभी दीवार के पीछे से एक आवाज आती है। एक छिपा हुआ टेलीस्क्रीन जो हमेशा से वही था, एक्टिवेट हो जाता है, और एक ठंडी बेजान आवाज गूंजती है। खेल खत्म हो चुका था, दोनों पकड़े जा चुके थे। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक हिस्से में दाखिल होती है। विंस्टन को ले जाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लव में, प्रेम मंत्रालय। नाम सुनकर कितना अच्छा लगता है ना? पर यह वो जगह है जहां प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेइंतहा दर्द और यातना दी जाती है। और वहां पूछताछ करने वाले की कुर्सी पर कौन बैठा है? उसे देखकर विंस्टन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो है ओब्रायन, वही ओब्रायन जो क्रांति की बातें करता था। तब जाके पूरा सच सामने आता है। ओब्रायन कभी उनके साथ था ही नहीं, वो तो पार्टी का एक वफादार सिपाही था, और ये पूरा का पूरा जाल उसी ने बिछाया था। अब शुरू होता है विंस्टन को तोड़ने का प्रोसेस। और मकसद उसे जान से मारना नहीं है, नहीं, वो तो बहुत आसान हो जाता। मकसद है उसके दिमाग को पूरी तरह से खाली करके उसमें पार्टी की सोच भर देना।
उसे इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो ये मानने लगे कि अगर पार्टी कहती है कि 2 और 2 5 होते हैं तो वो 5 ही होते हैं, असलियत मायने नहीं रखती। लेकिन जब हर तरह के दर्द के बाद भी विंस्टन की आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा लड़ रहा होता है, तो उसे आखिरी पड़ाव पर ले जाया जाता है, एक ऐसी जगह जिसका नाम ही काफी है डर पैदा करने के लिए, कमरा 101। कमरा 101 में क्या है जानते हैं? इस कमरे में होता है किसी भी इंसान का सबसे बड़ा डर, जो भी हो। और विंस्टन को दुनिया में सबसे ज्यादा डर लगता है चूहों से। तो ओब्रायन भूखे चूहों से भरा एक पिंजरा सीधा विंस्टन के चेहरे की तरफ लाता है, और बस वो एक पल जब वो चूहे उसके चेहरे से कुछ इंच दूर हैं, विंस्टन की इंसानियत, उसका प्यार, उसकी हिम्मत, सब कुछ खत्म हो जाता है। वो चीखता है, ये जूलिया के साथ करो, मेरे साथ नहीं। उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने प्यार की बलि दे दी, और बस उसी एक पल में पार्टी जीत जाती है। विंस्टन पूरी तरह से टूट चुका था। कहानी के आखिर में पार्टी के हिसाब से विंस्टन अब ठीक हो चुका है, उसका इलाज पूरा हो गया, तो उसे और जूलिया को दोनों को वापस दुनिया में छोड़ दिया जाता है। पर क्या वो वही लोग हैं जो पहले थे? बिल्कुल नहीं। वो दोनों सड़क पर मिलते भी हैं, एक दूसरे को देखते हैं, पर उनकी आंखों में कुछ नहीं होता, ना प्यार, ना गुस्सा, ना कोई एहसास, बस 2 खोखले इंसान। पार्टी ने सिर्फ उनकी बगावत ही नहीं खत्म की, उनकी आत्मा को ही मार दिया है। और कहानी का जो आखिरी सीन है वो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। विंस्टन एक कैफे में बैठा है, टेलीस्क्रीन पर बिग ब्रदर का चेहरा है, और उसे देखकर विंस्टन को अब नफरत नहीं होती, नहीं, बल्कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो महसूस करता है कि वो बिग ब्रदर से प्यार करता है। और यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है कि असली तानाशाही वो नहीं जो आपके शरीर को कैद करे। असली तानाशाही वो है जो आपके दिमाग को, आपकी सोच को, आपके सच को और आपकी आत्मा को भी अपने कंट्रोल में ले ले। तो 1984 सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक आईना जो हमें बार बार याद दिलाता है कि सच बोलने की आज़ादी, प्यार करने की आज़ादी, ये कितनी ज़्यादा कीमती हैं। और ये किताब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, आज़ादी की असली कीमत क्या है?